इनके राज में प्रशासन स्वागत है आपका रिपोर्टर साहब पर। इस वक्त मेरे साथ पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक अशोक चांदना जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर साहब पर। बहुत सारी चीज़ें इन दिनों वायरल हो रही है। एक अरावली का मुद्दा है, सरकार के भी 2 साल हो गए हैं, और एक आपके हाल ही में एक ताज़ा एक विरोधी नेता हैं जो खूब बयान दे रहे हैं आपके खिलाफ। पहले अरावली पे बात करते हैं। सरकार की तरफ से एक रिकमेंडेशन भेजी गई, कोर्ट ने स्वीकार किया कि भाई 100 मीटर के नीचे की पहाड़ियों को अरावली नहीं माना जाएगा। उसके बाद अब वापस सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। किस तरह से देखते हैं अरावली को लेकर वर्तमान सरकार की पॉलिसी को? देखिए, मैं खुद क्योंकि माइनिंग इंडस्ट्री से आता हूँ, जी। मुझे माइनिंग की पेचीदगियाँ थोड़ी सी पता हैं। बहुत सारे मिनरल्स जो पहले माइनर मिनरल में आते थे, पिछले साल उनको मेजर मिनरल में कर दिया गया ओके। ताकि उनकी मोनोपोली करी जाए। वो मिनरल्स चाहे फेल्सपार है, चाहे क्वार्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, उनके ऊपर अब वो बहुत बड़ी तादाद में अरावली में निकलते हैं। जी। इसके लिए रणनीति के तहत इसको खोला गया, और मुझे तो लग रहा है कि ये जब वापस कोर्ट का बैन लगा और सरकार ने बैन लगाया, इस बीच में ही ये खेल खेल गए। 1 महीने में? इस 1 महीने के अंदर, हालांकि अभी पार्लियामेंट लगने वाली है, हम सवाल लगाएंगे, राजस्थान विधानसभा लगने वाली है, हम सवाल लगाएंगे कि इस 1 महीने के अंदर कितनी लीजें हुई भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने कितनी लीजें दी, कौन कौन सी दी, और अरावली क्षेत्र में कौन कौन सी आती हैं। उसके बाद जो है, मुझे लगता है कि इनकी जो असली मानसिकता है वो जनता के सामने निकल के आएगी। राजस्थान की जनता इस बार अरावली के मुद्दे पर जो जन आक्रोश हुआ है उससे ये बैकफुट पर हैं, और मैं बधाई देना चाहता हूँ राजस्थान के सभी लोगों को, पूरे देश के लोगों को, जिन्होंने अरावली को बचाने के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों की लाइफलाइन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। और इस प्रकार से मुझे लगता है कि अब देश जाग रहा है। जो मुहिम राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा से शुरू करी थी, नफरत छोड़ो भारत को जोड़ो, मतलब कि भारत के भविष्य के मुद्दों को समझो और आज उनके लिए सतर्क हो जाओ, ताकि आपके बच्चों के भविष्य को कोई छीन ना सके, लूट ना सके। तो आप अरावली में ये मान रहे हैं कि सरकार ने उन मिनरल्स को निकालने के लिए पूरा ये खेल रचा गया था? बिल्कुल निश्चित रूप से फाइलें तैयार रही होंगी। बड़े बड़े लोग जिनको वो मिनरल्स को पहले माइनर मिनरल में थे, फिर मेजर मिनरल में कर दिया गया। मेजर मिनरल में करने का मतलब है भारत सरकार से बड़ा हस्तक्षेप होगा। नहीं, लेकिन सरकार ने तो ये कहा कि नई माइनिंग की जो परमिशंस है वो नहीं दी जाएगी। नहीं, जिस तारीख को ये आदेश आया उस तारीख से ही तो आदेश लागू होगा। जी। कोर्ट के आदेश और उस तारीख के बीच में 1 महीना है। अगर इस 1 महीने में कोई परमिशन मिल गई तो रेट्रोस्पेक्टिव कानून कभी नहीं बनता कि आज से 2 साल पहले से ये कानून लागू होगा। आज ये कानून बन रहा है तो आज से ही लागू होगा। तो कोर्ट के आदेश और उस तारीख के बीच में अगर 1 महीना है और उस 1 महीने में कोई लीजें अलॉट हो गई हैं, उसका जवाबदार कौन है? वो तो अभी हम सदन में लगाएंगे और लीज तो इसकी डिटेल्स निकालेंगे। लीज तो 1 महीने पहले लगभग 100 के प्लस दी गई थी, सरकार ने नई माइनिंग के लिए दी थी, जिसमें से शायद 45 के आसपास तो अरावली की थी। तो उन्हीं को खारिज करना है ना। अगर अरावली में आपने इस 1 महीने में लीजें दी है तो उनको खारिज कीजिए। अगर आप सच्चे आप चाहते हैं कि जन भावना है, क्योंकि जन भावना तो सबके सामने है, अरावली के लिए लोग अपनी जान देने को तैयार हैं, और वो अरावली नहीं है, वो इन सब के बच्चों का भविष्य है। हम सब लोग, आपका हमारा, हम सब के बच्चों का भविष्य है। तो उसके लिए तो आखिरी हद तक लड़ाई लड़ेंगे। तो इस बीच में भी यदि कोई अरावली क्षेत्र के अंदर लीजें अलॉट हुई हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, मैं आपको आज कह रहा हूँ, बहुत सारे मिनरल्स को माइनर से मेजर में डालना, मेजर में डालते भारत सरकार का हस्तक्षेप बढ़ जाता है अलॉटमेंट में। माइनर मिनरल की स्टेट को फुल अथॉरिटी होती है, स्टेट ही ऑक्शंस करती है, स्टेट ही सारी रणनीति अपनाती है। मेजर होते ही भारत सरकार का हो जाता है। तो अपने दोस्तों को माइनिंग के अंदर मोनोपोली करने के लिए पहले उनको मेजर में डाला गया ताकि भारत सरकार का हस्तक्षेप बढ़ जाए, और फिर इसको रणनीति के तहत कोर्ट के आदेश से खुलवाया ताकि सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। हाँ, अब कोर्ट तो आदेश किस पे देगी? जो प्रमाण सरकार देती है उन्हीं प्रमाणों के ऊपर कोर्ट आदेश देती है। अब प्रमाण ही अगर आपने गलत डेफिनेशन ही अगर आपने गलत बना दी है तो कोर्ट तो उसके ऊपर आदेश दी। और बाद में मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जन भावना को समझे और सही काम किया। सरकार के 2 साल भी पूरे हुए हैं। सरकार का कहना है कि ये विकास और सुशासन के 2 साल हैं, इससे बेहतरीन 2 साल कभी रहे नहीं है। आपका क्या मानना है बतौर पूर्व मंत्री? ये गली गली में लूट की सरकार है।
आज इनके हालात, इनके राज में प्रशासन और पुलिस की ये हालात हो गई है कि पटवारी गांव में चला जाता ना तो गांव खाली हो जाता है कि पता नहीं आज किसके डकैती डालेगा। सेक्रेटरी चला जाता ना, पुलिस का कांस्टेबल चला जाता है तो उनको पता है कि आज हमारे गांव में से किसी न किसी को लूट के ही जाएगा। इनके समय में आज की तारीख में बिजली विभाग की पेनल्टीज अनाप शनाप लोग किसानों को मार रहे हैं, वो लोग सड़कों पे भयंकर चालान बन रहे, पुलिस हर विवाद में पैसा खा रही, प्रशासन पुलिस का ढांचा फेल हो गया है, जनता त्रस्त है, ये इनको दिख नहीं रहा है। अंत में तो सीएम साहब ने कहा था ना कि ये हमारे 2 साल की परीक्षा है, तो परीक्षा में पता लगा तीसरे पे आते आते बच गए सीएम साहब। तो ये तो पर्ची सरकार तो ऐसी पर्चियों पे चल रही है। अब हाल ही में जो ताज़ा बयान आए हैं उनके ऊपर आते हैं। नरेश मीणा है, उनका ये कहना है वो पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठे हैं और उनका हेलीकॉप्टर हिंडोली में उतरा है। इसके मायने समझने वाले समझ जाएं। उनका ये कहना है कि वो हिंडोली से आपके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। हर व्यक्ति जो हिंडोली नैनवा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा रखते हैं, मैं उनका सबका स्वागत करता हूँ। आएँ और चुनाव लड़ें और जनसेवा के अंदर अपना योगदान दें। तो मैं तो जो भी चुनाव लड़ने आएंगे उनका स्वागत करूँगा। वो बड़े चैलेंज के तौर पर आपको कह रहे हैं। चलो, वो तो जब चुनाव और चुनाव के परिणाम होंगे, वो तो भविष्य के घर में कोई प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकता है, लेकिन ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है और अपने लोकतांत्रिक अधिकार को सबको अवेल करना चाहिए। जिनको भी चुनाव लड़ना है मैं उनका स्वागत करता हूँ। उन्होंने जब हिंडोली में अपनी रैली हुई उसमें ये कहा कि यहाँ पर जो नेता है, यहाँ का जो विधायक है, वो कांग्रेस का एक जयचंद है जो नहीं चाहता कि कांग्रेस के नेता आगे बढ़ पाएं। उन्होंने साफ तौर पे आपको जयचंद कहा। देखिए, ये तो सबके अपने अपने विचार हैं, कौन किस शब्दावली को इस्तेमाल करते हैं, किसके खिलाफ किस तरह की बातें करते हैं। कांग्रेस ने तो हमारी अभी अंता चुनाव में ड्यूटी लगाई और हमने ईमानदारी से काम किया, कांग्रेस का विधायक जीता। तो कांग्रेस का विधायक जीते तो कांग्रेस बर्बाद कैसे हो रही है मुझे बताइए आप। अगर कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता प्रभारी बन के किसी चुनाव में जाए, ईमानदारी से काम करे और वहाँ पार्टी के कैंडिडेट की जीत हो जाए, तो यहाँ कांग्रेस खत्म कहाँ हो रही है, यहाँ तो कांग्रेस बच रही है। ये तो प्रमाण है जीत पर, कांग्रेस की जीत हुई है ना, तो ये तो प्रमाण है कि कांग्रेस की जीत है। वो भी कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। वो तो बीजेपी में भी हुआ करते थे, राजपा में भी हुआ करते थे, कांग्रेस में भी हुआ करते थे, निर्दलीय भी हुआ करते थे। अब जय भीम और थर्ड फ्रंट की भी बातें किया करते हैं, कई बातें हैं, उनको बहुत शुभकामनाएं। मैं तो कहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि इस बार ऐसी जगह से चुनाव लड़ें, कम से कम चौथी बार में तो विधायक बन जाएं। क्षमता है, लेकिन कुछ लोग, जैसे मैंने पूर्व में बताया, कुछ पत्रकार, कुछ बीजेपी के नेता और कुछ कांग्रेस के भी बड़े नेता उनके साथ खेल रहे हैं। उनका तो स्वार्थ पूरा हो जाएगा, लेकिन इस नौजवान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। किस तरह से खेल रहे हैं? इनसे ये स्टेटमेंट दिलवाना, इनके साथ में इनको जगह जगह निर्दलीय चुनाव लड़ाना ताकि कांग्रेस हारने की परिस्थितियां बने, तो खेल ही रहे हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी क्षमताओं का इस्तेमाल तो वो लोग तो कर रहे हैं, उनका तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन इनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है कि 3 चुनाव लड़ लिए और अभी तक जीते नहीं। मैं तो भगवान को ये फिर से आपके सामने कह रहा हूँ कि सद्बुद्धि दे उनको, ऊर्जावान आदमी है, चौथी बार ऐसी जगह से चुनाव लड़े जहाँ से विधायक बने, ताकि जनहित, व्यक्तियों के खिलाफ लड़ाई नहीं, जनहित के, जन आंदोलन के मुद्दे विधानसभा पार्लियामेंट में उठाएं और वहाँ से कुछ जनता को फ़ायदा दिलाएं। तो जब तक इन सदनों में नहीं बैठेंगे तब तक तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ज़्यादा मदद कर पाएंगे जनता की। वो दावा कर रहे हैं कि वो 1 आध साल में थर्ड फ्रंट खड़ा कर देंगे। क्या आप बड़ा चैलेंज मानते हैं कि वो थर्ड फ्रंट कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसानदायक होगा? ये तो चुनाव के समय में, देखिए, परिस्थितियां अभी पूर्व में अनुमान लगाना ये सरासर बेईमानी होगी, क्योंकि कई बार जो कुआं खोदता है वो खुद ही कुएं में गिर जाता है। लास्ट में बहुत परिस्थितियां, आज भारतीय जनता पार्टी की हालत ऐसी है कि जनता मन बना चुकी है कांग्रेस को वोट देना है। अब थर्ड फ्रंट हो, फोर्थ फ्रंट हो, फिफ्थ फ्रंट हो, कांग्रेस की 150 सीटें आएंगी। भजन लाल जी मुख्यमंत्री रह गए ना, 170 सीटें आएंगी कांग्रेस की, और भजन लाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहे, बीजेपी ने बदल दिए तो 140-50 सीटें आएंगी, ये गारंटी है।
जनता मन बना चुकी है कांग्रेस के काम को, पूर्व के काम को देख के। अशोक गहलोत जी के टेन्योर को आज जनता याद कर रही है, उनकी स्कीम्स को याद कर रही है, उनकी जो मेडिकल में उन्होंने इतने बड़े परिवर्तन किए, लोगों के लाखों लाखों रुपए के हार्ट के, हर चीज़ के, लिवर के ऑपरेशंस हुए, आज याद कर रहे हैं लोग कि क्या परिस्थितियां बन गई राजस्थान की। नरेश मीणा ने हिंडोली में एक बात ये भी कही कि अशोक चांदना राजीव दत्ता और ओम बिरला के खिलाफ नहीं बोलते, उनसे सेटिंग कर रखी है ताकि खुद की दुकान चलती रहे। मुझे तो लगता नहीं है कि किसी व्यक्ति के ऊपर बोलना राजनीति का काम है। जनहित के मुद्दों को विचारधारा के बंधन में रह के जनता की आवाज़ उठाओ। किसी भी व्यक्ति से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मेरा तो उनकी विचारधारा से झगड़ा है। उनकी जो योजनाएं हैं, कांग्रेस की योजना क्या है कि सरकार के पैसे से पेंशन दी जाए, लोगों के इलाज कराए जाएं, किसानों को सशक्त किया जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए, देश में महंगाई को बढ़ने से रोका जाए, देश का पैसा इसमें इस्तेमाल करती है। ये तो कांग्रेस की योजना है। भारतीय जनता पार्टी की योजना क्या है? अदानी को दे दो, अंबानी को दे दो, बिरला जी के दोस्तों को दे दो, बड़े बड़े बिजनेसमैन को देना। इन योजनाओं की ठोक के खिलाफत करते हैं। व्यक्ति की क्यों करें? इनकी विचारधारा और इनकी पार्टी के कार्यकलापों की जो काम होते हैं, जो योजनाएं होती हैं, उनकी खिलाफत होती है, उनकी करते हैं, हम खुली करते हैं। अरावली के समय में हमने इनकी खिलाफत करी ना, इनको बैकफुट पे आना पड़ा। अभी नरेगा को ख़त्म कर देंगे। ये भारत के इतिहास में एक काला अध्याय होगा। इतने गरीब परिवारों की बद्दुआ भारतीय जनता पार्टी को लगने वाली है, जो इन्होंने नरेगा के साथ खिलवाड़ किया। इनके आने वाली पीढ़ियां उन बद्दुआओं का दंश झेलेंगी। आज ये मेरी घोषणा है। नरेगा में पहले 100% पैसा भारत सरकार से आता था, अब स्टेट ग्रांट देगा तो स्टेट उतने खर्चे वहन नहीं कर पाएगा। नरेगा मर जाएगी, नरेगा बर्बाद हो जाएगी। नाम इन्होंने भगवान के नाम पे रख दिया तो कोई कुछ भी बोलेगा तो अरे भगवान को बोल दिया। अरे तुम जनता को, जो जनता ने तुम्हारे को कुर्सी पे बैठाया, जनता भगवान है पहले। उनके दुख दर्द आपके लिए सबसे बड़ा धर्म है, उनके दुख दर्द को मिटाना। और आप नरेगा को ख़त्म करके इस देश में बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो, और आने वाली पीढ़ियाँ आपको माफ़ नहीं करेंगी। आप भी मानते हैं कि नरेगा में जिस तरीके का इन लोगों ने बदलाव किया है, उसको लेकर जितना बड़ा आंदोलन अरावली को लेकर खड़ा हुआ, उतना नहीं खड़ा हो पाया? कांग्रेस कर रही है इस चीज़ को लेकर प्रयास, क्योंकि कांग्रेस का वन ऑफ बिगेस्ट, सबसे बड़ी पॉलिसीज में से एक थी अब तक के काल का। नरेगा को लेकर कांग्रेस चुप नहीं रहने वाली है। ये बहुत लॉन्ग मुद्दा है, एक दिन में आंदोलन करके ये ख़त्म होने वाला नहीं है। नरेगा वापस लाना पूर्णतः पहले की स्थिति में। राहुल जी ने जब जीएसटी इन्होंने लागू करी, तब राहुल जी ने कुछ सुझाव दिए थे कि इस पर जीएसटी को आना पड़ेगा। अब ये लास्ट जो इनका अमेंडमेंट है, जीएसटी को 5% और 18% में आना पड़ा। पहले 28, 12 कई स्लैब थे, तो आज वो आ गई। राहुल जी की बात सच हो गई। कोविड को लेकर भी राहुल जी की बात सही थी। समय पर फ्लाइट्स बंद नहीं करी, समय पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था नहीं करी, लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। नरेगा को लेकर कांग्रेस बहुत सतर्क है। नरेगा को लेकर कांग्रेस पार्टी स्ट्रेटजीज बना रही हैं। इसको जनता तक इस मुद्दे को लेकर जाएंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे कि पूर्व की नरेगा लागू करो। किसानों का आंदोलन भी एक दिन में पूरा नहीं हुआ था। जो किसानों के 3 काले कानून लाए थे, 1.5 साल तक लड़ाई चढ़ी थी। पहले इन्होंने कानून पास कर दिए, फिर किसानों ने रणनीति बनाई, उसके बाद उसके खिलाफ आंदोलन हुए, और 1 से 1.5 साल के बाद में इन्होंने उसको बैक लेना पड़ा। तो ये निश्चित रूप से देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है, और कांग्रेस पार्टी का वर्कर इसको सहन नहीं करेगा। लंबी लड़ाई लड़ेंगे। अभी एक चर्चा राजस्थान में ये भी है कि पीसीसी का अध्यक्ष बदला जाने वाला है, और वो जो अगला अध्यक्ष होगा वह अशोक चांदना के नाम की चर्चा है। नहीं, देखिए, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए जिलाध्यक्ष बनना, ब्लॉक अध्यक्ष बनना, प्रदेश अध्यक्ष बनना, ये बड़े सम्मान्य पद हैं। उनके सपने होते हैं, हम कार्यकर्ताओं के ना, सबके सपने होते हैं कि हम एक दिन इस पद पर बैठे। ये तो सतत प्रक्रिया है कि 5-7 साल में, 3 साल में, 6 साल में, 8 साल में, जैसे भी आला कमान को जब लगता है तो वो बदलते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया हर प्रदेश में अपनाई जाती है। कब बदलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसी कोई डेट नहीं है। ये तो सब मिथ है। देखो, मैं आपको बता दूं, ये मिथ है कि कार्यकाल कोई है जो पूरा हो गया है, ठीक है, इस प्रकार का मिथ है। आला कमान को लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं,
जब उनको ठीक लगेगा, जब ऐसा काम, मैं तो ये मानता हूँ, नाम तो कई चलते हैं, नाम तो 7 8 9 चल रहे होंगे, लेकिन हमारे जैसे एक आम कार्यकर्ता का नाम भी चला हमारे लिए तो यही बहुत बड़ा पद है। पद तो भाग्यशाली व्यक्ति को मिलेगा, हर कार्यकर्ता के सपने होते हैं कि मुझे पार्टी में ये पद मिले, मैं जिलाध्यक्ष बनूँ, मैं ब्लॉक अध्यक्ष बनूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूँ, मैं काम करता रहूँ 20 साल तो शायद प्रदेश, तो वो बनना तो सब चाहते हैं। सौभाग्यशाली तो मैं तो सौभाग्यशाली जब भी हो गया जब नाम चला, बाकी तो ठीक है, जिसको भी पद मिलेगा। कांग्रेस पार्टी में बहुत लोग हैं जो अभी भी पीसीसी चीफ बहुत मजबूत काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी की जोड़ी ने बहुत धुआंधार राजस्थान में काम किया है, और जब भी कभी बदलेंगे, जब भी जो बनेंगे वो भी अच्छा काम करेंगे। हमारा नाम चला, ये हमारा सौभाग्य है। मैं तो इसको ही बहुत बड़ा पद मानता हूँ कि नाम चल गया। नाम चलना और फिर नाम के घोषणा होना, संभावनाएं मानते हैं या फिर किस तरह से देखते हैं? नहीं नहीं, देखिए, पार्टी हमेशा आम कार्यकर्ताओं को बनाती आई है और इसका इतिहास है। आप जब सामान्य गहलोत साहब बने थे, जब सामान्य बी डी कल्ला साहब बने थे, जब सामान्य डॉक्टर सी पी जोशी साहब बने थे, जब सामान्य डॉक्टर चंद्रमान साहब बने थे, जब सामान्य सचिन पायलट साहब बने थे, जब डोटासरा जी बने थे, तो ये आम कार्यकर्ता जिसके अंदर कमिटमेंट है, जो जिम्मेदारी निभा सकता है, ये मामला देखिए, मैं समझता हूँ कि जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के बड़े पद हैं, वो कौन व्यक्ति योग्य है कि नहीं है, केवल इसके ऊपर निर्णय आधारित नहीं होता है। 200 विधानसभा में हजारों, एक विधानसभा में हजारों कार्यकर्ता हैं, तो मतलब 200 विधानसभा में लाखों कार्यकर्ता हैं। तो लाखों कार्यकर्ताओं को साथ लेकर काम करने की क्षमता और राज में आकर जनता हित के काम करना, जनहित के कामों को करना, सर पार्टी राज में आएगी तभी जनहित के कार्य हो पाएंगे। राज में आने के लिए अच्छे से पार्टी वर्कर को काम करना पड़ेगा। कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ में जो प्लानिंग करनी है, चाहे नरेगा हो, चाहे पेंशन हो, चाहे मुफ्त इलाज हो, चाहे खाद्य सुरक्षा का कानून हो, ये सब जनहित के काम तो कांग्रेस पार्टी ने देश में किए हैं। उसके लिए राज में आना जरूरी है। राज में आने के लिए लाखों कार्यकर्ताओं का एकजुट होकर काम करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि लाखों कार्यकर्ताओं को देखकर बड़े फैसले होते हैं, ऊपर से होते हैं। जब जैसा जिसको भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को ये सौभाग्य मिलेगा, वो मुझे लगता है कि पूरी ताकत लगा के पार्टी का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। ये थे अशोक चांदना जी, जिन्होंने अरावली से लेकर नरेश मीणा ने इनके ऊपर जो आरोप लगाए उनको लेकर भी खुलकर बातचीत की, साथ ही में पीसीसी अध्यक्ष बनने को लेकर इनके नाम की जो चर्चा है उस पर भी हमसे खुलकर बातचीत की। धन्यवाद। देखते रहिए रिपोर्टर साहब।